देवभूमि डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधा चलेंगे भारत के 11वें हिमालयी राज्य यानी उत्तराखंड की ओर। हम सिर्फ इसके भूगोल या इतिहास की बात नहीं करेंगे, बल्कि लाइन बाय लाइन इसके उन 15 प्रमुख स्थानों और प्रोजेक्ट्स को डिकोड करेंगे जो इस राज्य की असल कहानी बयां करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम शुरुआत करेंगे राज्य के एक संक्षिप्त परिचय से, फिर हम चलेंगे पवित्र पंचप्रयाग की ओर, वहां से प्रमुख शहरों और संस्थानों को देखेंगे, चिपको आंदोलन और प्रकृति से जुड़े पहलुओं को समझेंगे और अंत में कुछ बेहद अहम बांधों और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले देवभूमि के परिचय और इसकी नींव से शुरुआत करते हैं। अगर हम इसके सफर को देखें तो कहानी शुरू होती है 9 नवंबर 2000 से, जब ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में सामने आया। शायद आपको याद हो, शुरुआत में इसे उत्तरांचल कहा जाता था, लेकिन फिर इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को सम्मान देते हुए 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और हाँ, अनगिनत पवित्र तीर्थस्थलों की वजह से ही इसे देवभूमि का वो खास दर्जा मिला हुआ है। आप जरा इस मैप पर नजर डालिए। आप साफ देख सकते हैं कि भौगोलिक रूप से ये राज्य रणनीतिक तौर पर कितना क्रिटिकल है। इसकी 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ नेपाल। और अगर आप इसके उत्तरी हिस्से को देखें तो आपको माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख जैसे बेहद अहम और ऊंचे दर्रे यानी पासेस दिखाई देंगे। बिल्कुल उत्तरी छोर पर काला पानी पर्वत भी मौजूद है। ये लोकेशन ही इसे स्ट्रैटेजिक रूप से इतना खास बनाती है। चलिए अब पहाड़ों से नीचे बहते हुए राज्य की जीवन रेखा यानी नदियों के संगम पंचप्रयाग की ओर चलते हैं। ये पंचप्रयाग दरअसल एक बेहद दिलचस्प प्राकृतिक जल समीकरण की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए, अलकनंदा नदी यहाँ कांस्टेंट है, एक स्थिर धारा। अब इसमें अलग अलग नदियां जुड़ती जाती हैं। जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो बनता है विष्णुप्रयाग। जब नंदाकिनी जुड़ती है तो नंदप्रयाग बनता है। पिंडर नदी के मिलने से कर्णप्रयाग, मंदाकिनी के जुड़ने पर रुद्रप्रयाग, और अंत में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो निर्माण होता है भव्य देवप्रयाग का। इस पूरे फ्लो को अगर आप ट्रेस करें तो ये यात्रा सतोपंथ और गंगोत्री जैसे विशाल ग्लेशियरों से शुरू होती है। ये धाराएं पहाड़ों से उतरती हैं, कदम दर कदम एक दूसरे से मिलती हैं और फाइनली देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के ऐतिहासिक संगम के बाद यही विशाल संयुक्त जलधारा आगे चलकर पवित्र गंगा नदी कहलाती है। नदियों के इस प्रवाह से आगे बढ़ते हुए अब हम राज्य के प्रमुख शहरों और संस्थानों पर फोकस करते हैं। आप देखेंगे कि ये राज्य डायवर्सिटी से भरा हुआ है। एक तरफ अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत जैसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। वहीं झीलों की नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल में राज्य का हाई कोर्ट स्थित है। पहाड़ों की रानी मसूरी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि LBSNAA के लिए भी जानी जाती है, जहां हमारे देश के IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। और फिर है राजधानी देहरादून, जो एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल हब है। यहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA और भारतीय वन्य जीव संस्थान जैसे अहम राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं। और अगर हम आध्यात्मिक और एजुकेशनल सेंटर्स की बात करें तो ऋषिकेश अपने आइकॉनिक लक्ष्मण झूला और तेजी से बढ़ते मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। थोड़ा और नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आएं तो हरिद्वार आता है। ये वो जगह है जहां गंगा पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है, और ये कुंभ मेले के साथ साथ पतंजलि योगपीठ का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। एजुकेशन और रिसर्च के मामले में रुड़की पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, खासकर अपने बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्रतिष्ठित IIT के लिए। अब हम इस क्षेत्र के सबसे गहरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों का धर्म, प्रकृति और पर्यावरण के साथ उनका अनोखा रिश्ता। इस पूरे आध्यात्मिक भूगोल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है रुद्रप्रयाग। यहीं गंगोत्री हिमनद के पास भगवान शिव का पवित्र केदारनाथ मंदिर मौजूद है, जिसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। अगर आप इस मंदिर के ठीक उत्तर की ओर देखें तो वहां चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर की सबसे खास बात पता है क्या है? इसके बिल्कुल सेंटर में, एकदम बीचों बीच स्थित है गांधी सरोवर। इन पवित्र जगहों से थोड़ा आगे चमोली जिले में एक बहुत ही खास जगह है, माना। इस शान से गांव को आधिकारिक तौर पर
भारत के पहले गांव का दर्जा प्राप्त है। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के गहरे इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आपको बता दूं कि यही चमोली जिला पर्यावरण संरक्षण के एक बेहद ऐतिहासिक मोमेंट का भी गवाह रहा है। बात 1974 की है, जब तपोवन यानी विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की वजह से हो रहे पर्यावरण के भारी नुकसान को देखते हुए प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। अपने जंगलों को बचाने का वो जज्बा सच में कमाल का था। प्रकृति के प्रति यही गहरा सम्मान आपको देश के सबसे पुराने नेशनल पार्क में भी देखने को मिलेगा। 1936 में स्थापित किया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो रामगंगा नदी के शांत किनारों पर बसा है, अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इकोसिस्टम को बचाने की दिशा में ये एक बेहद अहम कदम है। अंत में आइए राज्य के उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बांधों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आधुनिक उत्तराखंड की तस्वीर बदली है। इन तेज बहती नदियों की ताकत और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कई बड़े इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है भागीरथी नदी पर बनाया गया कोटेश्वर बांध, जो एक बेहद अहम पनबिजली परियोजना है। लेकिन अगर हम सच में किसी इंजीनियरिंग चमत्कार की बात करें तो वो है टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर बना ये बांध 255 मीटर ऊंचा है। ये एक अर्थ पिलर डैम है और देश का सबसे ऊंचा बांध है। इसके स्केल को ऐसे समझिए कि ये सतलज नदी पर बने 225 मीटर ऊंचे मशहूर ग्रेविटी डैम यानी भाखड़ा बांध से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। लेकिन हाँ, इस तरह के विशाल प्रोजेक्ट्स बनाना कभी आसान नहीं होता। इसमें बहुत सी अनप्रिडिक्टेबल चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसका हालिया और सबसे बड़ा उदाहरण है चारधाम प्रोजेक्ट से जुड़ी सिलक्यारा सुरंग की घटना। सुरंग बनाते वक्त कई मजदूर अंदर फंस गए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बाद में उन्हें पारंपरिक रैट माइनिंग तकनीक का बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।